देखो, कैपेसिटर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला डिराइव किया था। उस फार्मूले में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आई? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आई। ये फार्मूला याद रखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ए तो है एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स कंडक्टर होनी चाहिए, और डी है उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो वैक्यूम की परमिटिविटी हो गया। अब कैपेसिटर से पहले हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा, तो अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर सॉरी कैपेसिटर के बीच में दोनों प्लेटें जो हैं उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दिया जाता है तो हमारी कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसे समझते हैं। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह से वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया मान लीजिए, तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर की और ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट जैसे ही करेंगे तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक पर अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है ना, इधर तो माइनस आ जाता है और इधर प्लस आ जाता है। डाइलेक्ट्रिक पे क्या हो जाती है, अपोजिट पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है। तो इधर तो प्लस का सिग्मा, इधर माइनस का सिग्मा, मान लो चार्ज डेंसिटी कैपेसिटर के ऊपर, और यहाँ पे जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से इधर माइनस का सिग्मा पी हो गया और इस इधर हो जाएगा प्लस का कोई सिग्मा पी। सिग्मा तो यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट। ये तो है चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट्स। और सिग्मा क्या है, पी क्या है, पोलराइजिंग, पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, एक्सटर्नल तो सिग्मा है और सिग्मा पी क्या है, जो पोलराइज हुई है वो है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट चार्ज डेंसिटी है, इक्विवेलेंट चार्ज डेंसिटी जो है, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ई देखें, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई देखें, तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए जो बाहर वाली प्लेट है उनकी वजह से तो हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ, और जो पोलराइजेशन आया है उसकी वजह से मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में होता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन होगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन बाहर वाली प्लेट्स की वजह से, और ये खुद डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो पोलैरिटी इंड्यूस हुई है उसकी वजह से एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन हुआ। तो यहाँ से ई का जो एक्सप्रेशन है, ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन में, और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें ई वी, तो वी बराबर क्या हो जाता है, ई डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी टाइम्स डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट आया है, मान लो डाइलेक्ट्रिक कितना अपना प्रभाव डाल रहा है, उस प्रभाव को क्वांटिफाई करने के लिए हम एक कांस्टेंट यहाँ पे काम में लेते हैं जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ये जो आपका फील्ड डेवलप हुआ, मान लो सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो डेवलप हुआ है, ये मान लो कोई इक्विवेलेंट चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या है, कोई नेट कोई चार्ज डेंसिटी क्रिएट हो रही है इस पूरे सिस्टम के लिए, ये प्रोपोर्शनल होगी सिग्मा के।
ऐसा लिख सकते हैं। मतलब पोलराइजेशन जो होगा डाइलेक्ट्रिक में वो ज़्यादा कब होगा, जब प्लेटों पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक में कम कब होगा, जब प्लेटों पे चार्ज डेंसिटी कम है। तो पोलराइजिंग चार्ज डेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल चार्ज डेंसिटी। तो ऐसा कह सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, या फिर सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो आता है के, ये आ जाएगा के टाइम्स सिग्मा माइनस सिग्मा पी, एक ही रिलेशन आता है। ठीक है, जहाँ पे के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट मीडियम। हियर के इज कॉल्ड, हियर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। समझ आई बात। यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, एक बात ध्यान रखना, अगर मेटल होता, डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या होता, मेटल होता, तो मेटल के लिए सिग्मा पी और सिग्मा क्या सेम नहीं होते। मेटल्स में पोलराइजेशन भी उतना ही हो जाता है जितना एक्सटर्नल प्लेट पे चार्ज डेंसिटी उतना ही हो जाता है। तो मेटल के लिए सिग्मा पी और सिग्मा बराबर हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। कोई क्वांटिटी फाइनाइट है उसमें जीरो का डिवाइड करते हैं तो के की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, है ना। तो एक बात ध्यान रखना, फॉर मेटल्स के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो के की वैल्यू इस तरह से है, या फिर हम सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है उसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन में ए। तो ये जो एक्सप्रेशन था ये पहला मान लो इक्वेशन है, ये दूसरा है, तो इस दूसरे की वैल्यू को पहले में अगर रख देवे तो यहाँ पर सिग्मा माइनस सिग्मा बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगा। और क्यू बराबर होता है सी वी, सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, और क्यू बराबर क्या होता है, सी वी होता है ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में वी। तो यहाँ से क्यू अपॉन में वी की वैल्यू क्या हो रही है, देखो एप्सिलॉन नॉट ए, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गई, है ना। इसका मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप इंसर्ट करते हो कैपेसिटर के अंदर, तो जो नई कैपेसिटेंस है सी डैश वो क्या आ जाएगी, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो गई, या फिर पुरानी क्या थी, मान लो डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब तो कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी थी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कितनी हो जाएगी, के टाइम्स सी हो जाएगी। समझ आई बात। अब के की वैल्यू जो होती है वो एक से ज़्यादा ही होती है, मेटल के लिए इनफाइनाइट है, के की वैल्यू लगभग जनरली के जो है वो एक से ज़्यादा ही होता है, जनरली के इज ग्रेटर देन वन। तो के एक से ज़्यादा है तो जो नई कैपेसिटेंस आएगी वो पुरानी वाली से ज़्यादा होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी ना। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब जो नया कैपेसिटेंस आया वो पुराने वाले से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक इंक्रीजेस कैपेसिटेंस। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक का यूज करना इज बेनिफिशियल, है ना। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स में यूज करना एक बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए यूज किया जाता है। हर तरह के जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उनमें सब में डाइलेक्ट्रिक यूज करते ही करते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो के की वैल्यू वन होती है ना वो वैक्यूम के लिए होती है, एक पॉइंट लिखना, के इज इक्वल टू वन और वैक्यूम, जो निर्वात होता है वैक्यूम उसके लिए के वन होता है, और बाकी जितने भी हैं उनके लिए के की वैल्यू एक से ज़्यादा होती है, और मेटल्स के लिए के इनफाइनाइट होता है। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो एक सवाल लेते हैं एनसीईआरटी का, ये slab of material dielectric constant K has the same area as the plates of the parallel plate capacitor but has a thickness of 3
by 4d where d is the separation of the plates, how the capacitance change and slaves it will. देखो ये कह रहा है कि भाई दो प्लेट्स ली है, इन प्लेट्स के बीच में एक स्लैब इंसर्ट किया जिसका एरिया उतना ही है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इस स्लैब का, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एरिया ये कह रहा है, इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, टोटल डिस्टेंस डी है दोनों प्लेट के बीच की, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 3/4 ऑफ डी। तो कह रहा है कि भाई जो नया सी होगा वो पुराने वाले के टर्म्स में कितना हो जाएगा, मान लो तो सी इज कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो सी डैश जो है वो कितनी होगी विद डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक कितनी लेंथ में भरा हुआ है, केवल 3/4 ऑफ डी में भरा हुआ है, बाकी जगह खाली है। ठीक है, तो ये सवाल करना है। ये है अपनी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.8। सोचिए, ट्राई करिए। देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। नया कैपेसिटेंस पता लगाना है पुराने के टर्म्स में। सबसे पहली बात, मैं ये जो बाहर वाला रीजन है, बाहर वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डाइलेक्ट्रिक के बाहर ये जो है ये तो वैक्यूम ही है, इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो कितना होगा, वो तो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, इतना ही होगा। और अंदर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो उसको ई डैश बोल देते हैं, वो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है ना, क्योंकि जो नया सिग्मा इक्विवेलेंट है वो कितना होता है सिग्मा अपॉन के हो जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, है ना, ये हो गया ई इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, और ये क्या होगा ई आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक, हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, अब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी, इस वाले की वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी लेंथ पर है, डी में से मैं 3d/4 घटा दूं तो ये लेंथ और ये लेंथ मिलकर कितनी बन जाती है, d/4 बन जाती है ना, तो वो कितनी लेंथ पर है, d/4 लेंथ पर है। जो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने रीजन की लेंथ पर है, d/4 पर है। और अंदर वाला जो है वो कितने रीजन की लेंथ पर है, 3d/4 पर है। तो इसका मतलब v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d/4 प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट 3d/4, किया जाएगा, समझ में आई बात। तो v इज इक्वल आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं, d भी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा 1/4 प्लस उधर बच जाएगा 3/4 के, किया जाएगा। सिग्मा को रख सकते हैं q बाय ए, सिग्मा क्या होता है q बाई ए, और ये हो गया एलसीएम ले लेते हैं 4 के, तो ये हो जाएगा k प्लस 3, एलसीएम 4 के ले लिया तो ये हो गया k और ये हो गया 3। अब जो पुराने वाला था, अगर मैं पुराने वाली कैपेसिटेंस की बात करूं तो वो क्या थी, Q/V होती है C बराबर, है ना। तो यहाँ से जो नया कैपेसिटेंस आएगा C डैश, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q/V, यानी कि ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D तो है ही जी, और आगे क्या आ जाएगा 4K अपॉन K प्लस 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना और डिवाइड करेंगे, तो नया C डैश कितना आ गया, सी डैश आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी टाइम्स 4K अपॉन के प्लस 3। अब जो पुराना वाला था बिना डाइलेक्ट्रिक के, वो तो कितना होता है, वो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ही होता है। इसका मतलब सी डैश कितना हो गया, ये हो गया सी टाइम्स 4K अपॉन ए प्लस 3। तो ये नए कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.8 एनसीईआरटी। समझ में आई बात, कि अगर कोई 3/4 डी लेंथ का डाइलेक्ट्रिक
इंसर्ट कर दे दोनों प्लेट के बीच में, तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा? तो आपको क्या करना है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो d/4 रीजन की लेंथ में है, तो उसमें उसी रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दिया। और 3d/4 जो लेंथ है डाइलेक्ट्रिक की, उसमें कितना है, ई डैश, जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। तो मल्टीप्लाई करके नेट वी निकाल के फिर वही सेम सी डैश बराबर क्यू अपॉन वी किया, तो उससे नया कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन आ गया, उसे हमने पुराने वाले के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो सी डैश और पुराने वाले में रिलेशन आ गया। समझ में आई बात? इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, अब लेते हैं कि बहुत सारे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनको कंबाइन करें सीरीज या पैरेलल रूप में। सीरीज में यानी कि एक कैपेसिटर के बाद एक दूसरा कैपेसिटर ऐसे सीरीज में कंबाइन करें, या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करें। आपने 9th-10th में रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होता है पहले, तो आपको वहाँ पे पता होता है कि सीरीज और पैरेलल जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ना लेके सर्किट में किसका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम, कैपेसिटर्स का ले रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर के बाद में दूसरा कैपेसिटर, बाद में ऐसे तीसरा कैपेसिटर, इस तरह से चलता रहता है। मान लो मैं 3 कैपेसिटर्स लेता हूँ, इन तीनों कैपेसिटर्स को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी क्या करेगी, इन तीनों को चार्ज करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, बैटरी से चार्ज निकला प्लस का Q। मान लो बैटरी से चार्ज निकला, क्या निकला, Q निकला। तो इस पे प्लस का Q है, तो इस पे क्या आएगा, सामने वाली प्लेट में माइनस का Q। अब इतना रीजन जो है देखो, वो किसी भी बाहर के बैटरी वैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पूरे पे चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस Q, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस Q। यहाँ प्लस Q, तो इसके सामने जस्ट माइनस Q, तो यहाँ पे वापस प्लस Q, फिर यहाँ पे माइनस Q। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन each capacitor have same charge। हर एक कैपेसिटर पे क्या होता है, चार्ज सेम होता है। पहली बात तो चार्ज सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, देखो कैपेसिटेंस मान लो इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। चार्ज सेम रहेगा, लेकिन जैसे Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है, CV। तो Q बराबर CV में Q अगर सेम है, C अलग अलग है, तो V भी क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लो यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, और इस पे पोटेंशियल क्या है, कोई V3 है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज सेम है तो Q बराबर होता है CV। मान लो इस पे चार्ज देखें Q, तो ये कितना हो जाएगा, CV। C1 इसका कैपेसिटेंस हो गया, V1 इसका पोटेंशियल हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए लिख सकते हैं Q बराबर C2 V2, तीसरे वाले के लिए लिख सकते हैं Q बराबर C3 V3, लिख सकते हैं। यहाँ से V1 की वैल्यू आ जाती है Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू आ जाती है Q अपॉन C2, और V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C3 आ गई। लेट से कंबाइनली इन सभी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 12th बोर्ड के हिसाब से, ध्यान से समझना एक एक स्टेप। मान लो इन तीनों को क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया कंबाइन। अब जितना पोटेंशियल बैटरी से निकला है, यहाँ से मान लो 100 रुपये निकले हैं, तो यहाँ पे कुछ खर्च हुआ, यहाँ पे कुछ खर्च हुआ, यहाँ पे कुछ खर्च हुआ,
तो ये जो टोटल खर्चा हुआ है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन या फिर बाय पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल हम बैटरी से लेके चले उतना ही कैपेसिटर्स को मिला है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल होगा कैपेसिटर्स का वो बैटरी के टोटल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मान लो ये पूरा सिस्टम हम एक इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं, है ना। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, आपको याद हो वहां पे रेजिस्टेंस भी आप इक्विवेलेंट निकालते थे कि भाई तीन चार रेजिस्टेंस उनको मिला के केवल एक रेजिस्टेंस से अगर उस सर्किट को ड्रॉ करना हो तो उस रेजिस्टेंस की, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो ठीक वैसे ही इन तीनों को हटा के केवल एक में कन्वर्ट कर देना, है ना। तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वही क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मान लो वो एक में कन्वर्ट हो जाता और इस तरह का सर्किट होता, फिर इन तीनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, वोल्टेज भी अप्लाई करते, चार्ज इस पे भी क्यू माइनस क्यू रहता है क्योंकि बैटरी से चार्ज कितना निकला है, क्यू निकला है और क्यू ही एंटर हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है मान लो वो सी इक्विवेलेंट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, इन तीनों को कंबाइनली एक कैपेसिटर जितना मान लेते हैं। तो इसके लिए क्यू बराबर कितना हो जाता, सी इक्विवेलेंट इंटू वी हो जाता, या फिर यहाँ से जो वी की वैल्यू है वो कितनी आ जाती, क्यू अपॉन सी इक्विवेलेंट आ जाएगी। ये पहली इक्वेशन है, मान लो इसको मैं दूसरी इक्वेशन बोल देता हूँ, इसको मैं तीसरी इक्वेशन बोल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो दूसरी इक्वेशन है इसमें तीसरी और पहली की वैल्यू रख देता हूँ। जो तीसरी इक्वेशन है और पहली इक्वेशन है इनकी वैल्यू को किसमें रख दिया, दूसरी में। तो v बराबर देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, q अपॉन सी इक्विवेलेंट बराबर v1 बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन c1। v2 क्या हो जाएगा, q अपॉन c2। v3 क्या हो जाएगा, q अपॉन, q सब में कॉमन आ रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर उल्टी जुड़ती है और जुड़ने से इक्विवेलेंट भी उल्टी मिलेगी, है ना। अगर मान लो n कैपेसिटर्स होते और n कैपेसिटर्स इन सीरीज में n कैपेसिटर्स होते तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस एंड सो ऑन 1/cn हो जाएगा। और केवल दो कैपेसिटर्स ले और ओनली टू कैपेसिटर्स, केवल दो कैपेसिटर्स ले, तो उस केस में 1/c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2। एलसीएम लेंगे नीचे c1 c2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 प्लस c2 ऊपर आ जाएगा, यानी कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका इक्विवेलेंट कितना होता है, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। तो ये तो फॉर्मूले हैं किसके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। ठीक है, तो ये डेरिवेशन यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।